हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के ईयर 2009 एंड 2010 में आए थे। पिछले 2 दिन थोड़ा सा अनवेल रहने के कारण मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। दोस्तों एग्ज़ाम निकट है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टेक्स इनटू अकाउंट द डेथ ऑफ इन्फेंट्स विद इन अ मंथ आफ्टर बर्थ। दूसरा लाइन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 100 लाइफ बर्थ ड्यूरिंग दैट ईयर। दोस्तों आपको में पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो चलिए इवेलुएट करते हैं। पहला लाइन देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टेक्स इनटू अकाउंट डेथ ऑफ इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट सही है। विद इन अ मंथ आफ्टर बर्थ, यहाँ पर मंथ कह दिया दोस्तों, ये गलत है। वो डेथ जो कि 1 साल के अंदर हुए हैं वो काउंट होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। IMR इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पर मंथ नहीं होगा, यहाँ पर 1 साल होता तो सही होता, मंथ है तो गलत है, मैंने काटा पहला। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि IMR जो है इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 100 लाइफ बर्थ। यहाँ पर दोस्तों पर 100 नहीं होता, यहाँ पर 1000 लाइफ बर्थ होता है। मेरा दूसरा भी गलत है। देखिए यहाँ पर 1 ईयर इन ए गिवन ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ इन दैट ईयर। तो मेरा आंसर क्या हुआ दोस्तों, मेरा पहला भी कटा, दूसरा भी कटा, मेरा आंसर आया सी, बोथ सॉरी डी, नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखिए IMR के अलावा कई सारे और रेशियो भी होते हैं। इनमें से है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ध्यान दीजिए, ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन पर 1 लाख बर्थ। दोस्तों यहाँ पर 1000 लाइफ बर्थ नहीं है, यहाँ पर 1 लाख पे काउंट किया जाता है। उसी तरह एक और होता है मैरिज रेट, जो कि है नंबर ऑफ मैरिजेज पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। तीसरी है यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो हम डिस्कस कर ही दिया। अगला देखते हैं मैरिटल फर्टिलिटी रेट। ये क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ लेजिटिमेट लाइफ बर्थ्स पर 1000 मैरिड वुमेन एज्ड 15 to 44 ईयर्स इन ए गिवन ईयर। अगला है नेट माइग्रेशन रेट। इसी तरह दोस्तों कई सारे और रेट होते हैं। इसको आपकी जो सोशोलॉजी वाली किताब है NCERT वाली, उसमें आप देख सकते हैं। अब आपको बताना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, आप हमें ये बताइए। सेक्स रेशियो क्या होता है, आप हमें ये बताइए। और भारत में किस राज्य की सेक्स रेशियो सबसे खराब है और कितनी है, हमें ये बताइए। नहीं पता, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। दोस्तों आप 3 चीज़ें याद रखिए, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है डिफ्लेशन क्या होता है, तो इट इज़ द सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। ये है क्या, करेंसी के वैल्यू नहीं, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका गुड से संबंधित होता है कॉन्सेप्ट। इट इज़ द परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ द फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट ऑफ द इकोनॉमी, नहीं, गलत है। इट इज़ द परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, ये सही ऑप्शन है। डिफ्लेशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें परसिस्टेंट फॉल होना, लगातार गिरावट होना। यहाँ पर आपको चौथी ऑप्शन दी गई है, इट इज अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप सी और डी में काफ़ी कन्फ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अंतर नहीं पता होगा तो आप बी के जगह अगर आप डी मार के आ जाएंगे। तो देखिए डी जो है वो कहता है डिसइन्फ्लेशन, इट इज द फॉल इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इज द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हमारे इकोनॉमी में 4% की चल रही इन्फ्लेशन, ये 4% से गिर करके 3.5% पे आ गया, फिर और कम होकर 3% पर आ गया, फिर और कम होकर जरा 2% पर आ गया, 2.5 पे आ गया, तो इसे हम लोग कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। यहाँ पर गुड्स का दाम बढ़ ही रहा है। देखिए पहले गुड्स का दाम था 100 रुपया, इन्फ्लेशन थी 4%, तो कितना हो गया, ये हो गया 104 रुपया, है ना। अब इन्फ्लेशन जब 3.5% है तो क्या होगा, 104 प्लस 104 का 3.5%। दोस्तों 104 से कुछ रुपया ज़्यादा होगा। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गुड का दाम है वो बढ़ ही रहा है, मगर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो घट रहा है। जिस रेट से दाम बढ़ रहा था वो रेट घट रहा है। ये होती है डिसइन्फ्लेशन।
दोस्तों डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन होता है जिसमें जो रेट होती है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू घटता है। अभी दाम है 100 रुपया, आपका जो अगर डिफ्लेशन होगा तो क्या होगा, 100 से गिर करके हो जाएगा 96, फिर हो जाएगा 95, 90, ऐसे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो सर्विस है, उसकी वैल्यू गिर रही है, इसे हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन। अगर रेट गिरेगा बढ़ने का तो इसे हम लोग कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। तो इससे आप याद रखिएगा, तीनों टर्म्स आप याद रखिएगा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। Which of the following is are treated as artificial currency? ADR, GDR, SDR, both ADR and SDR। तो देखिए ADR क्या होती है? ADR होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और GDR क्या होती है? ये होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ADR क्या है? इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय यूएस बैंक रिप्रेजेंटिंग नॉन यूएस कंपनी स्टॉक ट्रेडिंग इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। मान लेते हैं कि कोई इंडियन कंपनी है ONGC। ONGC ने अमेरिका में जाकर के अपने शेयर लॉन्च किए, तो वो जो शेयर होगा वो किसका होगा? एक नॉन यूएस कंपनी का होगा, है ना। उस शेयर को इशू करेगा, उस शेयर पे इशू करेगा एक यूएस बैंक ADR। वहाँ के जो नागरिक हैं वो इस ADR को खरीदेंगे और अपना पैसा लगाएंगे। दोस्तों अगर ये इंस्ट्रूमेंट अगर ये अमेरिका में इशू होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ADR। अगर वो ग्लोबली ट्रेडेबल होता है तो उसे हम लोग कहेंगे GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसके बारे में अगर आपको और से जानना है तो संजीव वर्मा की किताब आती है पतली सी, उसमें एक टॉपिक काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है SDR। SDR जो है एक आर्टिफिशियल करेंसी है जो कि क्रिएट किया गया है IMF के द्वारा। इसको हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं। आंसर है सी। When the RBI announces an increase of cash reserve rate CRR, what does it mean? Commercial bank will have less money to lend, RBI will have less money to lend, Union government will have less money to lend, commercial bank will have more money to lend। देखिए दोस्तों जो CRR है वो किस पर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है हमारे कॉमर्शियल बैंक पे। अभी जो CRR है वो है 4%, मतलब कि जो बैंक है उसका जो NDTL है, NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यूपीएससी में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि ये NDTL किस एरिया से, किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो आंसर क्या था? इसका आंसर था बैंकिंग सेक्टर। तो बैंक का जो NDTL है उसका 4% उस बैंक को सेपरेट रखना होगा अपने पास ही CRR के रूप में। तो अब इस पैसे को मान लेते हैं कि बैंक का जो NDTL है वो 100 रुपया है, तो 100 रुपये का जो 4 रुपया होगा वो अपने पास CRR के रूप में मेंटेन रखेगा, इसको वो लेंड नहीं कर सकता। अगर RBI CRR को बढ़ाता है, अभी है 4%, RBI ने इसे बढ़ा करके कर दिया 6%। इसका मतलब क्या? जो बैंक थे वो पहले रखते थे 4 रुपया बाजू में, अब क्या होगा? बैंक रखेंगे 100 का 6%, मतलब कि 6 रुपया बाजू में। समझ रहे हैं? तो मतलब कि बैंक पहले लेंड कर सकते थे कितना? 96 रुपया। अब कितना लेंड कर सकते हैं? अब केवल वो 94 रुपया ही लेंड कर सकते हैं। तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड अगर CRR को बढ़ाएगा हमारा RBI। आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है ए। पिछले वीडियोज में मैं आपको CRR, SLR, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वो पूरे ऊपर वीडियो देख सकते हैं, नीचे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट पब्लिकेशन ऑफ एनर्जी स्टैटिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम? इसको कौन पब्लिश करता है? इसका आंसर दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है CSO। ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में काम करता है, इसके अंदर होता है। आंसर है डी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन है प्लान से रिलेटेड। इसमें आपको 2 लाइन दी गई हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान एम्फसाइज्ड ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। सेकंड ऑप्शन है। थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज अ स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये आखिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखिए अभी आप मान लेते हैं कि कोई अमीर बंदा है, वो मंगाता है बाहर से आईफोन, इंडिया में तो वो बनता नहीं, तो क्या होगा? अगर आपको खरीदना है आईफोन तो आपको आईफोन को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो भारत सरकार की नीति ये थी कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको हम अपने घर में ही बनाएंगे,
उसको हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही बनाएंगे और हम लोग वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो पॉलिसी थी वो होती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा यह होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो डेवलप होती है, आपकी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा ग्रो करती है, वो और बढ़िया फलती फूलती है। दूसरा क्या कारण है? देखिए, आप जब भी कोई माल इंपोर्ट करते हैं तो आप क्या देकर इंपोर्ट करते हैं? आप पैसे देते हैं, आप रुपए तो देंगे नहीं। मान लेते हैं कि आप कोई सामान मंगाते हैं यूएस से, तो रुपए का क्या करेगा वो, है ना? तो वो आपसे कहेगा कि आप हमें डॉलर में पे कीजिए। तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जाता है आपके देश से बाहर। तो अगर आप कोई माल इंपोर्ट करते हैं तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम होता है। तो उस समय हमारा जो इकोनॉमी था वो क्लोज्ड इकोनॉमी होता था, हमारे पास ज़्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं थे। तो इस कारण से भी हमने जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो यहाँ पर जो पहला लाइन है वो सही है, दूसरा लाइन सही नहीं है दोस्तों। ये थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। मेरा दूसरा लाइन गलत है, मेरा आंसर है ए, वन ओनली। In the context of independent India's economy, which one of the following was the earliest event to take place? Nationalization of insurance companies, nationalization of SBI, enactment of Banking Regulation Act, introduction of first 5-year plan। तो दोस्तों ये सारे काम कब कब हुए थे वो हम देखते हैं। जो SBI था उसको नेशनलाइज किया गया था 1955 में, पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, और जो BRA है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसको इनेक्ट किया गया था 1949 में। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको नेशनलाइज किया गया था 1955 से 56 के बीच। तो देखिए इनमें से सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले इन चारों में से हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को इनेक्ट किया, इसको हमने कानून बनाया। आंसर क्या है? आंसर है सी, SEZ एक्ट 2005, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, विच केम इनटू इफेक्ट इन फरवरी 2006, हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। In this context, consider the following: development of infrastructure facilities, promotion of investment from foreign sources, promotion of exports of services only। यहाँ पर आपको बताना है कि which of the above are objectives of this act। तो दोस्तों आप यहाँ पर सारे को देखिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमें ये देख करके सही लग रहा है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज ये भी सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली। यहाँ पर देखिए एक एक्सट्रीम वर्ड यूज़ हुआ है, ओनली। जहाँ पर भी आपको ऐसे वर्ड मिलें, ओनली, मस्ट, तो आपको सावधान हो जाना है। यहाँ पर हम लोग केवल सर्विस के एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करते, यहाँ पर हम लोग गुड्स के एक्सपोर्ट को भी हम लोग प्रमोट करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर ओनली वर्ड लिख दिया तो मेरा जो लाइन है वो गलत हो गया। तो थर्ड जो हो गया वो गलत है। जहाँ जहाँ मुझे थर्ड मिलेगा वहाँ वहाँ मैं काटूंगा। यहाँ बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, मुझे अपने आप आंसर मिल गया ए। आपको पूरा याद रखने की जरूरत भी नहीं थी दोस्तों। फिर भी हम देख लेते हैं। जो SEZ एक्ट है ये पास किया गया है हमारे पार्लियामेंट द्वारा इन मई 2005। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ये जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान दीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। अगर यहाँ पर ओनली लिख दिया होता तो मेरा सेकेंड चॉइस भी गलत हो जाता, अगर यहाँ पर ओनली लिख दिया होता। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज प्लस डोमेस्टिक सोर्सेज दोस्तों। इसीलिए आपको दिमाग खोल करके सवाल करना है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? अगला ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देखिए ये मेरा पहला को सही कर दिया, ये जो है लाइन वो मेरे दूसरे लाइन को सही कर दिया। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है ए, जैसा कि मैंने पहले देखा था। इसके बारे में, सेज के बारे में आपको कहीं और देखना ना पड़े, इसलिए मैंने इसके बारे में जो चीज़ें हैं यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। A great deal of FDI to India comes from Mauritius than from major and mature economic like UK and France. Why? What are the reason behind this? देखिए हमारे यहाँ UK, फ्रांस और US वगैरह से ज़्यादा जो हमारे यहाँ FDI है जो मॉरिशस से आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज़ प्रीफर्ड फॉर सर्टन कंट्रीज एज रिगार्ड रिसीविंग FDI। सही है क्या?
नहीं दोस्तों, जहाँ से आए वहाँ से बढ़िया है, हमें कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है हमारे पास। इंडिया हैज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विथ मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, ये सही ऑप्शन है, मेरा आंसर है बी। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो DTAA है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो है अभी हाल में ही अमेंड की गई, जो कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में था। जब हमने इंडिया और मॉरिशस के बीच वाला जो एग्रीमेंट अमेंड किया, तो इसके साथ ही जो इंडिया और सिंगापुर इसके बीच में जो एग्रीमेंट था DTAA वाला, वो भी अपने आप अमेंड हो गया। तो जब हमने इसको अमेंड किया तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नाउ टैक्स कैपिटल गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मॉरिशस गिव्स, एंड दिस इन्वेस्टमेंट गिव्स इंडिया द राइट टू टैक्स कैपिटल गेन्स arising from sale of transfer of share of an Indian company acquired by a Mauritius tax resident। देखिए, पहले हम लोग करते क्या थे कि जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ रहा है उसको हम लोग टैक्स नहीं करते थे, तो हमारे यहाँ उस पर ज़ीरो टैक्स होता था। जो मॉरिशस है उसको टैक्स करने का अधिकार था, मगर उसने क्या किया, उसने नियरली 0% टैक्स लगाया था। तो क्या हुआ, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं जो मॉरिशस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, उनका टैक्स बचने लग गया दोस्तों। तो इसी तरह से जो मान लेते हैं कि कोई यूएस कंपनी भी है, तो वो भी यूएस के जरिए नहीं, वो मॉरिशस के जरिए, मॉरिशस के रूट से इंडिया में इन्वेस्ट करती थी अपना टैक्स बचाने के लिए। हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता था क्योंकि हम लोग टैक्स नहीं कर पा रहे थे। हमने ये अधिकार दिया था मॉरिशस को, मगर वो नालायक निकला, वो खुद टैक्स नहीं कर रहा था। इसीलिए हमने उनसे कहा कि भाई तुम नहीं करेगा तो मुझे करने दे। मैंने इस एग्रीमेंट को अमेंड किया हम लोगों ने, और अब हम लोग जो कैपिटल गेन्स होगा उसको हम लोग टैक्स करेंगे। तो जब हम लोग मॉरिशस से आ रहे इन्वेस्टमेंट को अगर हम टैक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ जो FDI आ रही है मॉरिशस से वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये इंसेंटिव नहीं रहा मॉरिशस के थ्रू इन्वेस्ट करने का। काफ़ी टाइम होता क्या था कि लोग राउंड ट्रिपिंग करते थे। देखिए, ये है इंडिया, ये है नीचे मॉरिशस। तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो सीधे इंडिया में इन्वेस्ट करने के बजाय वो अपना फंड ले आते थे मॉरिशस, और मॉरिशस से घूम करके इंडिया में इन्वेस्ट करते थे। इसको हम लोग कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। तो जब हमने इस ट्रीटी को अमेंड किया तो क्या हो गया, जो ट्रीटी का एब्यूज़ है वो कम हो गया। जो राउंड ट्रिपिंग होता था पहले फंड का, वो रुकेगा। हमारा जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था वो खत्म होगा, और जो टैक्स अवॉइडेंस की सिस्टम थी पहले वो कम होगी। तो आखिर जो ये जो अमेंडमेंट किया गया वो जरूरी क्यों था? क्योंकि देखिए, इंडिया और मॉरिशस ने साइन की थी ट्रीटी 1983 में। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो मॉरिशस था केवल उसी को कैपिटल गेन टैक्स को लेने का अधिकार दिया गया था, मगर मॉरिशस ने नियरली 0% कैपिटल गेन टैक्स लगाया था। इसका मतलब ये था कि कंपनीज गेनिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडियन कंपनी वाया मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज मैनेज टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस इन बोथ द कंट्री। क्या किया ना कि देखिए, मॉरिशस है ये, इंडिया है ये, तो एक कंपनी खोल ली मॉरिशस में। मान लेते हैं कि कोई शेल कंपनी है, उसको मैंने खोल ली मॉरिशस में। इस कंपनी के थ्रू मैंने इन्वेस्ट किया इंडिया में, तो ये कंपनी जो मुनाफा कमाएगी, कैपिटल गेन करेगी, उस पर इंडिया टैक्स लगा नहीं सकता क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है ये टैक्स लगाने का हक था मॉरिशस को, मगर उसने नियरली 0% टैक्स लगाया। तो इसको हटाने के लिए हमने इस ट्रीटी को अमेंड किया। इस ट्रीटी के अंतर्गत और क्या क्या बातें हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस पर पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था, BEPS बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इस पर एक क्वेश्चन आया था हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसिडर द फॉलोइंग: इंकरेजिंग FDI इनफ्लोज, privatization of higher educational institutions, downsizing of bureaucracy, selling, offloading the shares of public sector undertaking. Which of the above can be used as measures to control the fiscal deficit? हमारे यहाँ अगर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है तो क्या क्या करना होगा? इन चारों में से क्या करेंगे तो कंट्रोल होगा? पहले समझते हैं कि अगर फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, तब समझते हैं कि कंट्रोल कैसे होगा ये। सो फिजिकल डेफिसिट इज व्हेन अ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो अगर आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो ये कम कैसे होगी दोस्तों? या तो आप अपना कमाई बढ़ा दीजिए, या तो अपना आप खर्च कम कर लीजिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कंट्रोल होगा। चलिए देखते हैं।
इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, छोड़ देते हैं इसको, अगला देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, समस्या का समाधान है क्या? देखिए, अगर हम लोग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर हम लोग प्राइवेटाइज करेंगे, अगर हम आईआईटीज़ को, आईआईएम्स को प्राइवेटाइज कर देंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट जो पैसे खर्च करती है इन आईआईटीज़ में और इन आईआईएम्स और इन आईआईटीज़ में, वो पैसे बच जाएंगे सरकार को, अब वो पैसे इन इंस्टीट्यूशन को देने नहीं पड़ेंगे। तो सरकार का खर्चा कमा तो क्या होगा? हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंट्रोल होगा, है ना। या तो अपनी कमाई बढ़ाओ या तो अपना खर्चा कम करो, है ना। तो हमने अपनी खर्चा कम कर दिया, मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन सही है। डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अगर हम लोग जो सरकारी जो नौकरशाही है उसको अगर हम कम करेंगे तो क्या होगा? उन्हें हमें सैलरी कम देनी पड़ेगी, वो जो बंगले इस्तेमाल करते हैं हमें उस पर पैसे खर्च नहीं होंगे, है ना। तो सरकार का खर्चा कम होगा। मेरा थर्ड ऑप्शन भी, थर्ड लाइन भी सही है। सेलिंग ऑफलोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सही है क्या दोस्तों? देखिए, अगर हम लोग अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो शेयर बेचेंगे तो क्या होगा? शेयर बेचने पे हमें मिलेगा पैसा, उस पैसे से क्या होगा? हमें हमारी कमाई होगी। हमने शेयर बेचा, हमारा जो इनकम है वो बढ़ा, हमारा रेवेन्यू बढ़ा, वो क्या है? वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। तो मेरा जो 4 ऑप्शन है वो भी सही है। मैंने फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो फिस्कल वाला जो पॉलिसी है उसको मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी लंबे चौड़े से एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख सकते हैं। तो मेरा सेकंड सही है, 3 सही है और 4 सही। तो देखिए 2 3 4, यहाँ केवल 3 4, यहाँ केवल 2 4, 3 तो यहाँ है ही नहीं, तो मैंने 3 काटा यहाँ पर, ये भी मैंने काटा, तो मेरा आंसर मिल गया बी। मुझे ए को इवेल्युएट भी नहीं करना पड़ा। इसीलिए अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम में, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अगर आपको कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको किसी लाइन में दिक्कत हो रही है, तो आप घबराइए नहीं, आप आगे पढ़ते जाइए, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए, आपका सवाल आराम से होगा। Inclusive growth as enunciated in the 11th 5-year plan does not include one of the following, किस किस को इंक्लूड नहीं करता? आपको इतने सिंपल वर्ड में बीच में नॉट लिख देगा, आप गलत करके आ जाएंगे। आप ध्यान दीजिए ऐसे वर्ड पर, नॉट लिखा है आपको पहचानना है। तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, रिडक्शन ऑफ जनरल इनक्वालिटी। तो अगर हम लोग अपने देश में इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी पॉवर्टी को कम करना होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी, मतलब उसको एक्सटेंड करनी होगी, अपना जो जेंडर इनक्वालिटी है हमारे यहाँ वो और कम करना पड़ेगा। हम लोग कैपिटल मार्केट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते दोस्तों, ये जो है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको सी को पहचानने में कोई दिक्कत हो रही है तो देखिए, इनमें से चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि नहीं होगा इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत? पॉवर्टी वाला तो होगा ही होगा, है ना, जेंडर इनक्वालिटी वाला है ये भी होगा, और जो एम्प्लॉयमेंट वाला है ये भी होगा। मुझे शक था सी पर, मैं इसी को लगा करके आऊँगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तब भी आपको इसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, शेयर्ड ग्रोथ, प्रो पुअर ग्रोथ। हम लोग जब चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ हो तो हम क्या क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पॉवर्टी घटे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और जो एसेंशियल सर्विस है उसका एक्सेस बढ़े। जो एसेंशियल सर्विस है, बिजली पानी वगैरह का, इसका जो एक्सेस है, जो सभी गरीबों को इसका एक्सेस मिले। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होनी चाहिए, स्किल बिल्डिंग होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, और विमेन एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे कंपोनेंट हैं हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ के, आपको ध्यान देना है ये बातें। Who of the following shall cause every recommendation made by Finance Commission to be laid before each House of Parliament? President, Speaker of लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। कौन पेश करता है हमारे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट? देखिए, फाइनेंस कमीशन है जो अपना रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को हमारे पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पेश करता है। मेरा आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ए, प्रेसिडेंट कोई पेश करता है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में पेश करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट? कौन प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है हमारे पार्लियामेंट में? दोस्तों इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आंसर क्या है? बी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज 5-year प्लान्स, अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ लोअर एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्री एंड मोर ऑन एग्रीकल्चर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिंस इन 4th, 6th, 8th, 10th किस 5-year प्लान में दिया गया? जो हैवी इंडस्ट्री पे जो इन्फेसिस था वो कम किया गया और इंफ्रा पे जो इन्फेसिस था वो बढ़ाया गया। किस में किया गया? ये
8th 5 ईयर प्लान में किया गया, जो कि लॉन्च किया गया था 1992 से 1997 के बीच में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है फिस्कल स्टिमुलस पर। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट: कटिंग द टैक्स रेट, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एबॉलिशिंग द सब्सिडीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस? तो दोस्तों अभी हाल में ही यूएस में फिस्कल स्टिमुलस काफ़ी न्यूज़ में था, तो हमारे यहाँ भी उसका प्रभाव पड़ा, हमारे यहाँ भी इसका काफ़ी चर्चा थी। तो हम पहले ये देखेंगे कि आखिर फिस्कल स्टिमुलस होता क्या है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी भी पेपर का, यूपीएससी के पिछले क्वेश्चन, आपको उसमें जो टर्म्स हैं दोस्तों उसको आपको समझना होगा। आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको जो टर्म्स आते हैं उसको समझिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, फिर जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, आपको ये सब चीज़ें समझनी होंगी। नहीं पता तो आप सीधे गूगल सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए, जो फिस्कल स्टिमुलस होता है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट जो मेजर लेती है टू गिव अ पॉजिटिव जोल्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो मेजर लेती है उससे हम लोग कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। कैसे होगा ये काम? वो अपनी जो स्पेंडिंग होगी वो बढ़ाएगा और टैक्सेशन को कम करेगा। देखिए, हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? अगर सरकार कैपिटल गेन टैक्स अगर कम कर देती है, अगर सरकार कॉरपोरेट टैक्स कम कर देती है तो क्या होगा? कॉरपोरेट टैक्स कम करने पे जो कंपनी है उनको कम टैक्स देना पड़ेगा, जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उसके दाम गिर जाएंगे, उसका प्राइस गिरेगा। अब जब दाम गिरेगा दोस्तों तो जनता है वो दौड़ दौड़ कर वो सामान खरीदेगी। जब हमारे यहाँ सेल परचेज बढ़ेगा मतलब कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अब पहले बिक रहा था 100 सामान, अब बिकेगा 200 सामान। तो सरकार का जो टैक्स है वो टैक्स कम रहते हुए भी जितना पैसा आ रहा था वो बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, टैक्स रेट कम है मगर जो टैक्स के रूप में जो पैसा आ रहा है वो बढ़ रहा है। ये फ़ायदा होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने का। तो अब हम देखते हैं हमारे पास चीज़ें क्या क्या है। कटिंग द टैक्स रेट। देखिए, अगर हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया तो गुड सस्ते होंगे, लोग खरीदेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई आदमी किसी कंपनी में जॉब करता है, अगर हम लोग जो पर्सनल टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स अगर हम लोग वो कम कर देंगे तो क्या होगा? एक व्यक्ति कमाता था 6 लाख रुपए सालाना, अगर हम टैक्स कम कर देंगे उसकी इनकम पे तो क्या होगा? उसके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे खर्च करने को, है ना। अब वो हाथ खोल कर खर्च करेगा, वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, है ना। तो अगर वो ज़्यादा स्पेंड करेगा मतलब क्या? जो इकोनॉमी है वहाँ पर एक्टिविटी बढ़ेगी। तो मेरा पहला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि टैक्स कम करने से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। ये फिस्कल स्टिमुलस के अंतर्गत आएगा। 1 मेरा सही है, मैंने काटा 2 क्योंकि इसमें 1 नहीं है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर सरकार अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है तो क्या होगा? जो पैसा है वो सरकार के हाथ में से निकल करके जनता के हाथ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सरकार ने मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, इस पे सरकार ने जो स्पेंडिंग है वो बढ़ा दी तो क्या होगा? सरकार जो पैसे खर्च करती थी वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा उन मजदूरों के पास जो मनरेगा के अंदर काम करते हैं। मजदूरों के पास जो पैसा आता है वो बढ़ेगा, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी। अब वो सामान ज़्यादा खरीद पाएंगे तो क्या होगा? इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ये भी फिस्कल स्टिमुलस के अंतर्गत आएगा। मेरा दूसरा भी सही है। तो जब मैंने देखा कि मेरा 1 सही है, मेरा 2 सही, तो मैंने क्या किया? मैंने सी को काट दिया, क्योंकि 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है। अब मुझे देखना है कि 3 सही है या नहीं। ये अब खतरनाक मोड़ पर आ गया है। अगर मुझे सी पता नहीं होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, 50% का रिस्क होगा। देखिए, एबॉलिशिंग द सब्सिडीज़। अगर हम लोग सब्सिडी को एबॉलिश कर देते हैं तो क्या होगा दोस्तों? सरकार का पैसा तो बचेगा मगर जो गुड्स के दाम होंगे, सर्विसेज के दाम होंगे वो महंगा हो जाएगा, जनता उसे कम खरीदेगी। अब समझ रहे हैं? तो क्या होगा? हमारे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम होगी। ये फिस्कल स्टिमुलस के अंतर्गत नहीं आएगा। हमें करना क्या था? हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना था। 3 जो है वो गलत हो गया, मैंने झट से काटा डी, मैंने ए मारा और खुश हो गया। इतना खुश होने के बाद काफ़ी लोग जो बबल होता है उसको गलत भर के आ जाते हैं। आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगर आप बबल गलत भरते हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। इसको आप घर पे एक बार शायद प्रैक्टिस कर लीजिए, सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनआईएफ पे, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। इसके बारे में आपको कुछ लाइनें दी गई हैं। द एसेट्स ऑफ एनआईएफ आर मैनेज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही है क्या दोस्तों? जी नहीं, सही नहीं है। आंसर जो पहला है वो गलत है। देखिए इसका जो ये जो एनआईएफ होता है इसको मैनेज करता है कुछ फंड मैनेजर। वो कौन कौन है? वो है यूटीआई, एलआईसी, एसबीआई वगैरह वगैरह। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा मैनेज नहीं किया जाता। मेरा जो पहला लाइन है वो गलत है। मैंने पहला गलत करने के साथ ही फट से मैंने काटा ए। मगर ध्यान दीजिए, आपको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपको ये पहले पढ़ लेना है। वो अगर पूछता नॉट करेक्ट तो मुझे आगे देखना पड़ता। एनआईएफ इज टू मेंटेन विद इन सीएफआई। सही क्या? जी नहीं, एनआईएफ को सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर मेंटेन किया जाता है। मैंने दूसरा भी काटा। मैंने दो काटा तो क्या हो गया? मैंने ए काटा और बी काटा। अब मुझे देखना है सी और डी में। देखिए दोनों में 3-3 है, मतलब कि मुझे अब 3 को चेक नहीं करना, मुझे केवल 4 को चेक करना होगा। देखिए अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सोशल सेक्टर, सिलेक्टेड सोशल सेक्टर। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये सही है। इसमें जो पैसे आते हैं उसको कुछ स्पेसिफाइड जो सोशल सेक्टर होते हैं उसमें खर्च करने होते हैं। पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये एनआईएफ होता क्या है। इसको 2005 में बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। अगर कोई पीएसयू है, पीएसयू के कुछ शेयर बिकते हैं तो सरकार को पैसे मिलते हैं, है ना। मान लेते हैं कि कोल इंडिया के अगर सरकार शेयर बेचेगी तो क्या होगा? वो शेयर खरीदेगी पब्लिक शेयर खरीदने के बाद सरकार को देगी पैसा। इस पैसे को डालेंगे हम लोग एनआईएफ, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। ये जो फंड होती है वो सीएफआई से बाहर मेंटेन होती है। जो पैसे आए ये वाला शेयर बेचने के बाद ये सीएफआई में नहीं जाएगा। सो मेरा जो सेकंड था, मैंने कैसे काटा मैंने आपको बताया। अब देखिए सर्टेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड एज फंड मैनेजर। जी हाँ, मैंने आपको बताया अभी यूटीआई, एलआईसी, एसबीआई ये सब जो है वो एनआईएफ के फंड मैनेजर है। मेरा 3 सही है और मेरा 4 भी सही है। मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर हुआ सी। दोस्तों इस फंड को बनाया गया था टू रिसीव डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो कि पीएसयूज होते हैं ना उनके। सरकार पहले करती क्या थी कि देखिए पहले सरकार कर्जा लेकर के घी पीती थी। वो करती क्या थी? अपने जो जेवर होते हैं घर के वो बेच करके वो खाना खाते थे। तो ऐसा नहीं किया गया। जो देखिए जो शेयर होते हैं उसको बेच करके उसको रखा गया एनआईएफ में, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड रखा गया। इस फंड को हम लोग इस तरह, इस पैसे आएंगे इस फंड में, है ना, इस पैसे को हम लोग इस तरह इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये जो कॉर्पस है वो डिप्लीट ना हो। मैंने इस फंड में डाले 100 रुपये, इस 100 रुपये को मैं इन्वेस्ट करूंगा और बिना इसको गवाए मैं 104 रुपये कमाऊंगा। तो ये कैसे होगा? इस फंड को मैनेज करने के लिए कुछ लोग रखे गए हैं, वो है यूटीआई, एलआईसी, एसबीआई। बार बार कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो इस तरह जो फंड है उसको बिना डिप्लीट किए जो अर्निंग है उसको जनरेट करने के लिए ये फंड बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको पहचाना कौन सा करेक्ट है? इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शंस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स आर लेविड बाय यूनियन, कलेक्टेड बाय स्टेट। कौन सा सही बताइए दोस्तों? ये जो ट्रांजैक्शन पे जो टैक्सेस होते हैं वो लेविड किए जाते हैं यूनियन के द्वारा और वो स्टेट द्वारा कलेक्ट नहीं किए जाते हैं। मेरा पहला सही है और मेरा दूसरा गलत है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है 1 ओनली। Which one of the following set of commodities are exported to India by arid and semi-arid countries in the Middle East? इन एरिया में से, मिडिल ईस्ट में से कौन सी चीज़ें इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो कंट्रीज? ऑप्शंस हैं रॉ वूल एंड कारपेट्स, फ्रूट एंड पाम ऑयल, प्रेशियस स्टोन्स एंड पर्ल्स, परफ्यूम एंड कॉफ़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रूट्स एंड पाम ऑयल। ये जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री से हमारे यहाँ इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किए इकोनॉमी के वो क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम 2009 और 2010 में आए थे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें बताइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।